नमस्कार। आरोग्य जीवन यात्रा की हमारी योगाहार की ज़ूम मीटिंग में आप सबका स्वागत है। आवाज़ आता ही है? ओके। परसों हमने बात की थी कि ठंडी की मौसम में हमको क्या खाना चाहिए। लेकिन यहाँ ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ज़्यादा ठंडी है तभी आपको तेलीबिया यानी फैट वाली चीज़ें खानी है और जो भी खाना है वो आपको ऐसा फैट होना चाहिए कि वो आपका शरीर इज़िली उसको डाइजेस्ट कर पाए, लीवर में अच्छी तरह उसका स्टॉक हो सके और ज़रूरत पड़े तब वो ही चर्बी, फैट का ग्लूकोज़ में कन्वर्ज़न हो सके। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आज हम थोड़ा जो अपना जो बेसिक है उसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि वो रिपिटेशन करना आवश्यक है क्योंकि हम हर चीज़ सिर्फ़ खान-पान से काम चलने वाला नहीं है। बॉडी में सही तरह क्लींजिंग कैसे होगी, ये सब समझना पड़ेगा। तो योगाहार में हमको ये बात समझनी है कि बीमारी से बचने के लिए क्या करना है। तो हमारा शरीर शाकाहारी है, भगवान ने हमको चबाने के लिए दाँत दिए हुए हैं। जो काम दाँत करता है, वो आप स्टमक यानी जठर को नहीं दे सकते। तो जो दाँत का काम है, वो दाँत को ही करना पड़ेगा और जठर का काम जठर को ही करना पड़ेगा। तो जो लोग चबा के नहीं खाते हैं, वही बीमारी की जपेट में आते हैं, झंझट उनको ही है। और चबा के खाने की जो आदत है, वो बहुत महत्व रखता है। जो लोग धीरजवान हैं, जिनके अंदर पैशन है, शांत स्वभाव है, धीरज का गुण है, वो ही धीरे-धीरे चबा के खा सकते हैं। और जो व्यक्ति के अंदर पैशन है, धीरज है, वो व्यक्ति हर काम शांति से करता है, धीरज से करता है, फिर वो उनके काम में गलतियाँ कम होती है और हर काम अच्छा होता है। तो बीमारी से बचने के लिए चबा के खाने की आदत हर व्यक्ति को होनी चाहिए। आपको दाँत है सही, तो चबा के खाइए, नहीं है, मान लो कई लोगों के दाँत जल्दी सड़ जाते हैं, काम नहीं कर रहे, तो ऐसा खुराक खाओ ही नहीं, जिसको चबाने की ज़रूरत पड़े, चबाने की नौबत आए। तो जिन लोगों को दाँत नहीं है, वो सारी खाने की चीज़ें सॉफ्ट सॉफ्ट है ऐसी खाए या तो उसको चटनी बनाए, इसको क्रश करके खाए। चबाने की आवश्यकता पड़े ऐसा खाए ही नहीं, तो समस्या ही नहीं रहेगी। क्योंकि हमारी स्टमक में जाने के बाद जब छोटी आँत में जाता है खुराक, तो बिना चबाया डाइजेस्ट होता नहीं है, आँतों में फँसता है, कॉन्स्टिपेशन होता है और कॉन्स्टिपेशन सारी बीमारी की जड़ है। हर व्यक्ति को यही सीखना है, हर फैमिली के मेंबर्स को ये बात सिखानी है आपको। और जो चबा के खाता है उसी को हम योगाहारी कहते हैं। योगाहारी का मतलब है चबा के खाने वाला योगाहारी है। आहार के नियमों का पालन करने वाला, आहार का योग करने वाला, यही योगाहारी है। तो जब व्यक्ति चबा के नहीं खाता है तो कॉन्स्टिपेशन होता है, चबा के नहीं खाता है तो
जरूरत से ज्यादा खा लेता है, चबा के नहीं खाता है तो मुंह की सलाइवा खुराक के साथ जाती नहीं है पेट में। कुदरत का नियम है, आयुर्वेद कहता है जितना खुराक पेट में जाए उतनी सलाइवा मुंह की लार जानी चाहिए, सेम क्वांटिटी। यानी हमारा आधा स्टमक लार से भरना चाहिए और आधा ही खुराक से भरना चाहिए। जब सलाइवा के साथ खुराक जाता है तो वो खुराक अल्कलाइन बन जाता है, क्योंकि सलाइवा खुद अल्कलाइन है। तो जब आप पकाया खुराक खाते हैं तो वो एसिड होता है, सलाइवा मिक्स होती है तो एसिडिटी कम हो जाती है, अल्कलाइन हो जाता है और हमारे शरीर की लोही की पीएच वैल्यू, हमारे खून की पीएच वैल्यू अल्कलाइन मेंटेन रहती है, बीमारियां कम आती है। तो चबा के खाने से डाइजेशन इजीली होता है, खुराक जल्दी डाइजेस्ट होके उसका बचा हुआ मल समय सर बाहर निकल जाता है, कॉन्स्टिपेशन होती नहीं, बीमारी आती नहीं, सलाइवा के साथ जाता है। चबाने से सलाइवा आता है, सलाइवा स्वादिष्ट होता है, तो जो खुराक आप खाते हैं उसको मरी मसाले भी कम करने पड़ते हैं, उसको ज्यादा मरी मसाले की आवश्यकता नहीं है जो लोग चबा के खाते हैं। तो ये सब बेनिफिट है, आपको ये सब याद रखने पड़ेंगे। मुंह की सलाइवा का बेनिफिट, और मुंह की सलाइवा बाजार में कहीं बोतल में नहीं मिलती है, आपको मुंह में पैदा ही करनी पड़ती है। तो धीरे धीरे चबा के खाओ, चबा के खाने के बाद ऐसी कोई चीज मुंह में रखो जो मुंह में लार पैदा करके दे। तो आपने जो खाया है उसमें जो बाकी बची हुई सलाइवा है वो भी आप मुखवास के तौर पे कोई ऐसी चीज मुख में रखो जो मुंह की लार बनाए और पेट में आपको भेज दे। तो मुखवास के अंदर खजूर सबसे बढ़िया है, आप मुंह में रखो खजूर को, देसी खजूर लीजिए, वो सॉफ्ट वाला आता है, बहुत एकदम नरम, ऐसा मत लीजिए क्योंकि वो जल्दी पिघल जाता है, फिर मुंह में सलाइवा नहीं बनती। तो खजूर जैसी चीज मुंह में रखो, या सनफ्लावर के सीड रखो, या पंपकिन के बीज रखो, या तिल रखो, काले या सफेद तिल, या तो देसी गुड़ भी रख सकते हो आप। उसको मुंह में रखो और पान मसाले की तरह उसको चबाओ। कपूरी पान के साथ खाओगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि कपूरी पान जो होता है वो अपने मुंह की दुर्गंध को दूर करता है, स्वादिष्ट होता है, हमारे दांतों की रक्षा करता है। कपूरी पान का जो हरा रंग है, खून भी नया बनाता है, न्यूट्रिशन भी होते हैं इसमें, स्वादिष्ट होता है। मुंह में जो जिन लोगों को पायोरिया जैसी बीमारी हो गई है, दांतों में से बदबू आती है, उन लोगों को मुखवास में कपूरी पान चबाना चाहिए। तिल साथ में ले सकते हो, गुड़ ले सकते हो, खजूर ले सकते हो, या तो शहद ले सकते हो आप। तो इससे मुंह में सलाइवा ज्यादा आएगी, और ज्यादा सलाइवा जाने से डाइजेशन अच्छा होता है। अच्छा, जो लोग चबाते नहीं है वो ज्यादा खा लेते हैं, ज्यादा खुराक पेट में जाता है, आंतों में ज्यादा जाता है, डाइजेस्ट होके जल्दी ज्यादा खुराक खून में जाता है, और वो मजदूरी नहीं करते हैं, तो फिर जो खुराक खून में गया वो बाद में कचरा बन जाता है, और वो कचरा वाला खून खून में घूमता है, और हर शरीर के ऑर्गन में ये कचरा वाला खून जाता है, वहां कचरा जमा होने लगता है, और जैसा जो ऑर्गन, जैसा अंग और जैसा कचरा वैसी बीमारी। जैसे कि आपके किडनी में कचरा इकट्ठा होने लगेगा तो वो किडनी स्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा, लीवर में कचरा इकट्ठा होने लगेगा तो फैटी लीवर बन जाएगा, आपके हृदय में कचरा इकट्ठा होने लगेगा तो हार्ट में ब्लॉकेज हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, आपके थायराइड ग्रंथि में या आपके पेंक्रियाज में कचरा इकट्ठा हो जाएगा तो डायबिटीज जैसी बीमारी आएगी, थायराइड में कचरा आएगा तो थायराइड की बीमारी आती है, और मगज में कचरा इकट्ठा होने लगता है तब घर में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, लोगों के साथ संबंध बिगड़ने लगते हैं। तो सब जगह कचरा है, ज्यादा कचरा यानी ज्यादा
खुराक इकट्ठा होता है तो चर्बी कन्वर्ट हो जाता है, वजन बढ़ने लगता है। तो ये सारी समस्याएं ज्यादा खुराक खाने की है। जो लोग प्रोटीन वाला डाइट ज्यादा खाते हैं, पकाया दालें, वो प्रोटीन ज्यादा खा जाते हैं, पकाई हुए दाल, तो वो यूरिक एसिड बढ़ाता है और खून की पीएच वैल्यू एसिडिक बनने से घुटन घिसने लगते हैं और घुटन के जॉइंट के बीच में जो लिक्विड होता है वो जल्दी पिघल जाता है। फिर आमने सामने हड्डियां घिसने शुरू हो जाती है और जॉइंट जल्दी घिस जाते हैं। इसके कारण घुटनों में दर्द, सूजन हो जाता है। ये सब समस्याएं वायु प्रकृति जो होती है वो भी इससे इसके कारण होती है। तीनों टाइम पकाया खाने वाले जब खट्टे फल खाते हैं, नींबू जैसे, तभी भी ये सूजन की, वायु प्रकृति की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अच्छा, जो लोग ज्यादा खाते हैं और सड़ा हुआ खुराक खाते हैं और डेयरी प्रोडक्ट जब ज्यादा खा लेते हैं, तो खून में प्रोटीन, डेयरी प्रोडक्ट का जो प्रोटीन होता है वो जल्दी सड़ जाता है, फिर वायरल इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार हो जाता है। तो सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां आ जाते हैं। कोरोना जैसी बीमारियां फिर बाद में आ जाती है। तो हमारे शरीर में 3 प्रकार के कचरा इकट्ठा होता है। एक वायरस को पैदा करे ऐसा कचरा, जो वायरल बीमारियां और एलर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा जो कचरा होता है वो नमक का, क्योंकि कई लोगों को ज्यादा नमक पका के खाने की आदत है और खुराक खाते हैं तो इसके ऊपर नमक ज्यादा छींट के खाते हैं। तो जो नमक ज्यादा खाते हैं वो मिनरल्स होते हैं, और वो मिनरल्स ज्यादा शरीर में जाने के बाद किडनी स्टोन और फैटी लिवर जैसी समस्याएं और हृदय की जो नलियां है वो हार्ड हो जाने की समस्या हो जाती है कैल्सिनेशन के कारण। मोतियाबिंद की समस्याएं भी वैसे ही आती है जो नमक ज्यादा खाते हैं। तो नमक ज्यादा खाने से वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है, वजन भी बढ़ जाता है लोगों का। जो ज्यादा नमक खाने वाले आदत वाले हैं उनका वजन भी ज्यादा रहता है। तो ऐसी समस्या आती है। दूसरा होता है कोलेस्ट्रॉल का। जो लोग ज्यादा तली हुई चीजें खाते हैं, फ्राई की हुई चीजें खाते हैं, तड़का लगाया हुआ तेल और रिफाइंड तेल जो लोग ज्यादा खाते हैं, सेके हुए सिंग, मूंगफली के रोस्टेड सिंग दाने जैसी चीजें खाते हैं, जो चर्बी युक्त खुराक है उसको गर्म करके खाते हैं, तो वो चर्बी का लेवल बढ़ाते हैं, खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लॉकेज बढ़ते हैं हृदय में, फैटी लीवर में भी चर्बी के गट्ठे बन जाते हैं और वजन, चर्बी के कारण वजन बढ़ जाता है। तो वो वैसी समस्याएं भी हो जाती है। तो वो कचरा शरीर में ऐसा बीमारियां लाता है। तो हमारे शरीर में कचरे, एक तो वायरल इन्फेक्शन के पीछे कैल्सिनेशन के कारण बीमारियां आती है, और ये चर्बी युक्त खुराक के कारण कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लॉकेज बढ़ने की समस्याएं आ जाती है। तो ये सब जो बीमारियां है वो सब अल्टीमेट है कचरा। ज्यादा एसिडिक यानी खट्टा खाने वाले लोगों को दूसरा एक प्रॉब्लम होता है, उनके हाथों में बैक्टीरिया, जो गट बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया विटामिन बनाने वाले वो मर जाते हैं। जो लोग बार बार जल्दी चने ममरे की तरह एंटीबायोटिक खाते हैं उनके शरीर में भी वो बैक्टीरिया मर जाते हैं, गट बैक्टीरिया। फिर विटामिन की उणप शुरू हो जाती है। तो विटामिन B12 से लेके विटामिन D3 जैसी जितनी भी विटामिन है, ज्यादातर विटामिन वो सब बैक्टीरिया पैदा करते हैं, और वो बैक्टीरिया बार बार एंटीबायोटिक खाने से खत्म हो जाते हैं शरीर में से, तो विटामिन की कमियां शुरू हो जाती है। तो वो भी एक प्रकार की बीमारियां हो जाती है। तो ज्यादा मीठा खाने वालों के शरीर में कफ बढ़ जाता है। अच्छा, ज्यादा तीखा खाने वालों के शरीर में पित्त बढ़ जाता है। तीनों टाइम पकाया खाने वाले जब खट्टा खाते हैं तो खून में वायु प्रकृति बढ़ जाती है। तो ये भी बीमारियों के पीछे की एक जड़ है। तो बीमारियां ये अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से शरीर में घुसती है। तो आपको ये सब को ध्यान रखना पड़ेगा, कोई चीज का ओवरडोज मत करो।
मीठा ज्यादा मत खाइए कि कफ कर ले, खट्टा इतना ज्यादा मत खाइए कि वो बॉडी में खून में वायु प्रकृति बढ़ाए, और तीखा इतना मत खाइए कि बवासीर जैसी, पाइल जैसी समस्या, मसे जैसी समस्या आ जाए, पित्त बढ़ जाए और एसिडिटी बढ़ जाए, स्वभाव गुस्से वाला हो जाए। तो जिन लोगों का स्वभाव, किसी का ठंडा स्वभाव है, किसी का शांति या बैठ नहीं सकते हैं लंबे टाइम, वायु प्रकृति वाले होते हैं और पित्त वाले, गुस्से वाले स्वभाव के होते हैं, तो ये भी एक प्रकार की बीमारी है। तो ये सब के पीछे आहार ही जिम्मेदार है, आहार ही। तो आहार में ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चबा के खाइए, खट्टा तीखा मीठा कंट्रोल में खाइए, मरी मसाले मर्यादा के हिसाब से खाइए, और जितना खाते हो इतने शरीर के पास मेहनत करवाइए। और तीनों टाइम पकाया खाने वालों के शरीर में न्यूट्रिशन का अभाव हो जाता है, और हरी पत्ती नहीं खाने से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन, नेचुरल हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो खून की कमी के कारण भी शरीर में मेंटेनेंस कम हो जाता है, तो मेंटेनेंस के अभाव की भी बीमारियां होती है। तो हमारा शरीर में नेचुरल खून भी बनना चाहिए। हीमोग्लोबिन नेचुरल बनेगा कहाँ से? तो हरी पत्तियों के हरे रंग से। तो वो खुराक में शामिल करना चाहिए, वो भी हम नहीं खाते हैं। डेयरी प्रोडक्ट में दूध, चाय, कॉफी वो खाने वाली चीज ही नहीं है, वो भी ज्यादा खाने से भी समस्याएं आती है। दही और मक्खन खाने वाली चीज है जिसका प्रयोग हम कम करते हैं। दही हमारे शरीर में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बढ़ाते हैं, वो खाना चाहिए। अच्छा, अनाज में भी गलतियां करते हैं हम। गेहूं, चावल, मकई, बाजरा सबसे ज्यादा खाते हैं, जो मजदूरों का खुराक है। इसकी जगह आपको लिटिल मिलेट खाने चाहिए, जो कम कार्बोहाइड्रेट्स और ज्यादा फाइबर वाला है, जो ज्यादा फाइबर के कारण हमारे शरीर में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया भी बढ़ाते हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए। तो ये जो हमारा लिफलेट है, इसमें सारी बातें हमने बताई हुई है। तो यहाँ क्या ध्यान रखना है? तो आपकी आंतों की शुद्धि रहनी चाहिए। आंतों की सफाई के लिए त्रिफला लिया करो हर रोज। चबा के खाओगे तो त्रिफला की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। मल शुद्धि जो आता है पाउडर, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सफाई करता है, तो हफ्ते में एक आध बार उसका प्रयोग करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए अनाज कम खाना चाहिए, सब्जी, फल, कंदमूल ज्यादा खाने चाहिए, वजन में हल्के पत्तियां ज्यादा खानी चाहिए। जितना वजन में हल्का खुराक ज्यादा, इतना कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम। अच्छा, पत्तियों में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, पत्तियों में सबसे ज्यादा ग्रीन कलर होता है, जो नेचुरल हीमोग्लोबिन बनाता है और शरीर के पांचों तत्वों का मैनेजमेंट करता है। हम शहर में रहते हैं, मजदूरी कम करते हैं, तो शहर में रहने वालों के लिए डॉक्टरों ने भी सलाह दी है बीमारी से बचने के लिए, सुबह में राजा जैसा खाओ, दोपहर को व्यापारी जैसा खाओ, रात को भिखारी की तरह सो जाओ। तो वो भी आपको याद रखना चाहिए कि शहर में रहने वाले, कम मजदूरी करने वाले को 3 टाइम नहीं खाना चाहिए, 1 टाइम खाना छोड़ देना चाहिए। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग भी हमारे लिए इतना ही आवश्यक है। और भूख नहीं है तब तक कुछ नहीं खाना चाहिए। बिना भूख का भोजन भी आपको बीमारी लाता है। बिना भूख का भोजन और बिना प्यास का पानी भी आपके बीमारी के पीछे जिम्मेदार चीजें हैं। चबा चबा के खाने की आवश्यकता है। पकाया हुआ खुराक आधा से कम खाना चाहिए। आधा से ज्यादा खाओगे तो बीमारी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पेस्टिसाइड वाली सब्जी, फल जो भी हम खाते हैं, वो दवाई या के बिना तो पकते नहीं है। और पेस्टिसाइड जितना गर्म होके शरीर में जाएगा, इतना वो जहर शरीर के माइक्रो पार्ट, यानी हमारे सूक्ष्म सेल और टिश्यू के अंदर तक पहुंच जाता है। तो ये टॉक्सिन जो है, पेस्टिसाइड का टॉक्सिन, वो कैंसर जैसी बीमारी के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। तो जो हम खाते हैं मार्केट से लाके, वो हो सके तो प्राकृतिक तरीके से पकाया हुआ लाके खाइए, या तो ऑर्गेनिक लाके खाइए। दवाई वाला कम खाइए। पेस्टिसाइड इस्तेमाल किए हुए सब्जी कम खाइए। आपके आसपास में जो प्राकृतिक खेती करने वाले फार्मर्स है, उन लोगों को ढूंढ लीजिए, और उनके वहां जो भी सब्जी पैदा होती है नेचुरल तरीके से, वो सब्जी है, दालें है, अनाज है, जो भी फल है,
वो वहीं से लाके थोड़ा पैसा ज्यादा दो, लेकिन कम से कम दवाई जहर वाला तो मत लाइए, वो आप ध्यान रखिए। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? तो हमारा शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए ये 5 प्रतिज्ञा आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि हर रोज सुबह में योगा नहीं है करते हैं तो सुबह में उपवास करो। 3 टाइम उसी को खाने का छूट है जो लोग एक्सरसाइज, योगा, आसन करते हैं, शरीर को थोड़ा मजदूरी करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, वही करें। जो लोग एक्सरसाइज या योगा नहीं करते हैं उनको 2 ही बार खाना चाहिए। दूसरा प्रतिज्ञा, योगाहारी बने, चबा-चबा के ही खाइए, चबा के खाने का टाइम नहीं है तो मत खाइए, या तो ऐसा खुराक खाओ जिसको चबाने की जरूरत ना पड़े, यानी जूस जैसे, रस जैसे, चटनी जैसी चीजें खाइए, या फल ऐसे खाओ जिसमें पानी का प्रमाण ज्यादा हो, पानीदार फल हो, ऐसे ज्यादा खाओ। बीमारी आ जाती है तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए। हरी पत्ती आपके खुराक में हर रोज शामिल होनी चाहिए। अब तो ठंडी के मौसम में हरी पत्तियां ताजी मिल जाती है। जिन लोगों को ताजी पत्तियों का जूस या चटनी बना के खाने का टाइम नहीं है, वो लोग हरी पत्तियों का पाउडर का इस्तेमाल करें, या हरी पत्तियों की गोली भी हमने बनाई हुई है, वो पानी के साथ पी ले। तो हरी पत्ती आधा से ज्यादा कच्चा खाइए, आधा से कम पकाया खाओ। सीजनल चीजें सबसे ज्यादा खाओ, और आप जो विस्तार में रहते हो वही विस्तार वाली चीजें खाइए। आप भले कश्मीर में जन्म लिया है आपने, लेकिन आप गुजरात में रहते हो तो जो सीजन में गुजरात में जो चीजें फल सब्जी पकते हैं वही खाइए। आप आपकी कश्मीर की चीजें मत खाइए। आप साउथ इंडियन हैं तो आपके साउथ इंडियन, आप जब साउथ इंडिया में जाते हैं तभी वही चीजें खाइए। यहाँ नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो नॉर्थ इंडिया में पकने वाली चीजें ज्यादा खाओ। लोकल, रीजनल, सीजनल और ओरिजिनल वही चीजें खाने का मन करना चाहिए और वही खाने चाहिए। शरीर का वजन बढ़ा के धरती माता पे पैर नहीं रखने की प्रतिज्ञा हर रोज लेनी चाहिए, और व्यसन करके और बीमार रह के अपने परिवार या अपने देश पे बोझ नहीं बनना चाहिए। ये सारी प्रतिज्ञा आपको हर रोज लेनी चाहिए। तो दैनिक दिनचर्या ऐसी रहनी चाहिए कि सुबह में मल त्याग करने के बाद एनिमा ले लीजिए। जो लोग बीमार है वो एनिमा लिया करें। सुबह में योगा नहीं करते हैं तो दोपहर तक उपवास करो, दोपहर से शाम तक कच्चे पे रहो, हरी पत्ती का इस्तेमाल करो, आधा से ज्यादा कच्चा खाओ, रात का एक बार पकाया खाओ बीमार नहीं है तो। और पकाए खुराक में अनाज में गेहूं, चावल, मकाई, बाजरा, ज्वार की जगह लिटिल मिलेट का प्रयोग करो, और डेयरी प्रोडक्ट में दही और मक्खन का ज्यादा प्रयोग करो। दूध, चाय, कॉफी को कम इस्तेमाल करो। घी का भी हो सकता है तो इस्तेमाल कम करो। घी का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ भगवान के दिए करने के लिए, उसका आरती या पूजा पाठ करने के लिए या यज्ञ के लिए, आहुति के लिए ही घी का प्रयोग करना चाहिए। और हो सकता है तो आपके घर में हर रोज यज्ञ भी किया करो। यज्ञ बहुत आवश्यक है, क्योंकि यज्ञ करने से हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है, रेडिएशन मुक्त हो जाता है। आप जहां भी रहते हो आसपास में मोबाइल टावर होगे। आप जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हो वो भी रेडिएशन निकालता है। वो रेडिएशन की इफेक्ट से बचने के लिए घर के अंदर यज्ञ हर रोज होना चाहिए। छोटा सा लघु यज्ञ, यज्ञ यानी हवन बोलो, यज्ञ नहीं कह सकते, यज्ञ बड़ी साइज का होता है, उसको यज्ञ बोलते हैं। हवन बोल सकते हैं घर के अंदर करने वाला। तो उसको हर रोज कीजिए। और हवन करने से आपके घर में रेडिएशन की इफेक्ट, खराब बैक्टीरिया, बीमारी लाने वाला वातावरण, और साथ साथ में मनुष्य, हम जो पृथ्वी पे रहते हैं वो मनुष्य और मनुष्य लोग बोलते हैं, और इसको मृत्यु लोग बोलते हैं। तो जो लोग जिंदा है वो आज नहीं तो कल मरने वाले हैं। तो जो लोग मर जाते हैं वो सूक्ष्म जगत में चले जाते हैं। तो ये सूक्ष्म जगत में जाने वाले ज्यादातर लोग दोबारा मनुष्य का जन्म लेने के लिए वो लोग मृत्यु लोग यानी पृथ्वी लोक पे ही रह जाते हैं, ऊपर के लोक में नहीं जाते हैं। तो आपके आसपास में ये मृत्यु लोक में सूक्ष्म जीव
मनुष्य से ज्यादा घूमते रहते हैं, जहां मौका मिले वो दोबारा जन्म लेने के लिए। तो जब आपके घर के अंदर आसपास में ऐसे लोग घूमते रहते हैं, जब आप यज्ञ करते हैं, तो आपके घर के आसपास अच्छे विचार वाले सूक्ष्म जीवधारी लोग, जो लोग मृत्यु हो चुकी है, स्वर्गवासी हो चुके हैं, लेकिन अच्छे अच्छे लोग आपके घर के आसपास रहेंगे, क्योंकि उनको अच्छा वातावरण अच्छा लगता है, तो वो वही रहते हैं। और जहाँ जो लोग खराब स्वभाव वाले थे, लोगों को नुकसान करने वाले भूत प्रेत चुड़ैल जैसी जो आत्माएं हैं, जो लोगों को हैरान ही करने में उनको मजा आती है, ऐसे लोग खराब वातावरण की जगह में ही रहते हैं। तो आपके घर के अंदर हवन होते रहेंगे, तो ऐसे खराब स्वभाव वाले प्रेत आत्मा जो सूक्ष्म जगत में रहते हैं, वैसे लोग बहुत कम आपके आसपास में रहेंगे, और आपके जीवन में आपको समस्याएं कम लाएंगे। और ये सारी बातें प्रूव हो चुकी है, और कई धर्म गुरुओं ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने किताबों में उनका वर्णन किया हुआ है। तो इसको गलत मत मानिए। आपको शायद पता होगा कि पहले मैं 10 साल पहले जब बाबा रामदेव को बोलते था और सुनता था, तो वो बोलते थे कि भूत भूत जैसा कुछ नहीं होता है। लेकिन ये पिछला थोड़े महीने पहले जब अहमदाबाद में आए थे, विश्व उमिया फाउंडेशन में उनका लेक्चर था, तो उन्होंने खुद ने बोला कि हम जो काम कर रहे हैं उसके पीछे हमारे पूर्वजों का है मदद मिल रहा है हमको, क्योंकि हम इतना काम नहीं कर सकते जितना अभी कर रहे हैं। तो जो सूक्ष्म जगत में जीवित लोग हैं, जो मनुष्य देहधारी नहीं है, वो लोगों का अस्तित्व उन्होंने स्वीकार किया है, और वो खुद आज ऐसा बोलते हैं कि उन लोगों की कृपा से ही हम अच्छा जीवन जी पाते हैं, अच्छा काम कर पाते हैं, लोग उपयोगी काम कर पाते हैं। तो आपके जीवन में आनंद मंगल चाहिए, तो आपको ऐसे सूक्ष्म लोग जो है, जो शरीरधारी नहीं है, उन लोगों का भी आपको मदद मिलना चाहिए। तो यज्ञ करने से, घर के अंदर हवन करने से ये सब बेनिफिट मिलता है। तो आहार के साथ घर का वातावरण, अपने मन का विचारों का तालमेल, शरीर का तालमेल, और जो जहां हम रहते हैं वहां पवित्र वातावरण रहे, तो सूक्ष्म जीव में रहने वाले लोगों को भी वहां रहने का अच्छा लगे, ऐसा वातावरण तैयार करना वो भी हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने लिए ही अकेले अपने लिए नहीं जीते हैं, हम सबके लिए जीते हैं। जो जिंदा है, मृत्यु हो लुकी है, हो चुके हैं, उन लोगों के लिए भी हमको अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये सारी हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आज काफी बातें हमने कर ली है। जिन लोगों को कोई भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, हमारे पास 6-7 मिनट बाकी बची है, तो हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। जो लोग सुन रहे हैं मुझे, वो लोग को मन में जो भी क्वेश्चन है, तो वो अपना वीडियो ऑन करे, अपना हाथ हिलाए, तो मैं उनको क्वेश्चन के लिए अनम्यूट करूंगा। आप कुछ पूछोगे तो अच्छा रहेगा, आपके मन में जो सवाल है उसके बारे में पूछोगे तो आपका तो समाधान होगा ही, साथ में अपने जो जूम मीटिंग में साथ में जुड़े हुए दूसरे लोग हैं, उन लोगों को भी कुछ नया जानकारी मिल जाएगी। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो पूछे। 35-40 लोग हैं, किसी को कोई सवाल ही नहीं है, सब होशियार हो गए हैं। हाथ हिलाइए। हाँ, ये हिना बहन, हाँ, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, फिर बोलिए। हाँ, ગુડ આફ્ટરનૂન સર. बोलिए बोलिए। હા, હવે એવું છે કે પૂરા દિન શરીરમાં વાયુનો પ્રકોપ વધારે રહેતો હોય ને એવું લાગે છે, એટલે ઓડકાર આયા કરે અને આમ પેટ આખો દિવસ આમ ફૂલેલું ફૂલેલું હોય ને એવું લાગ્યા કરે. अच्छा, તો એના માટે શું કરવું, રિમૂવ કરવા માટે? જો ઓડકાર આવવો
એનો મતલબ એવો છે કે તમારી અનનળી અને જઠરના વચ્ચેનો જે વાલ્વ છે એ લૂઝ થઈ ગયો છે, એના જે મસલ્સ હોય એ થોડા લૂઝ થઈ ગયા છે, એની જે તાકાત રહેવી જોઈએ મસલ્સની એ વીક પડ્યા છે. એ એટલે જે જઠરમાં ગેસ પેદા થાય એ તમને મોઢા દ્વારા બહાર લાવે. એટલે પહેલા તો ગેસ થવો ના જોઈએ. જે લોકોને વાયુ પ્રકૃતિ હોય એ લોકો રોજ સવારે 1 ચમચી મધની અંદર અડધી ચમચી સિંધાવ અથવા સંચળ અને 5 ચમચી હિંગ, આ 3 વસ્તુઓ મિક્સ કરી અને સવારમાં ખાલી પેટે ચાટવી. એટલે તમારા જઠરમાં અને આંતરડામાં રહેલા વાયુ પ્રકૃતિ કરવા વાળા બેક્ટેરિયા ઓછા થઈ જાય. જે લોકોને વાયુ પ્રકૃતિ હોય એ લોકોએ રાંધેલા કઠોળ ઓછા ખાવા. રાંધેલા કઠોળથી પણ વાયુ જલ્દી થતો હોય છે, જલ્દી સડી જાય છે. અચ્છા, ડેરી પ્રોડક્ટમાં દૂધ, ચા, કોફી ન પીવી. અચ્છા, તમે કાચું ખાવાથી જો વાયુ વધતો હોય તો જે કાચી ચીજો ખાવ છો એને મીઠાવાળા પાણીમાં ડબોળી રાખો અને પછી ખાઓ, એટલે એમાં ચિકાસ કે એવું કઈ હોય તો ઓછું થઈ જાય. એની અંદર સંચર ને એવું નાખીને ખાવાનું રાખો તો વાયુ નહીં થાય. પાણી વાળી ચીજો ઓછી ખાવી, જેમાં પાણીનું પ્રમાણ વધારે હોય, જે રો ફૂડની અંદર. તો પાણીદાર ફ્રૂટ્સ ને એવું ઓછા ખાવા વાયુ કરવા વાળા, વાયુ થતો હોય એ લોકોએ. અને સમયાંતરે ખાવું શું નહીં ખાવામાં, એટલે તમે માની લો કે તરબૂચ છે તો તરબૂચ પાણી વાળી વસ્તુ છે, ટેટી પાણી વાળી વસ્તુ છે, તો એ તમે ખાઓ તો તમને જલ્દી ગેસ કરશે. તો એની જગ્યાએ બીટ ખાઓ, ગાજર ખાઓ, જે વજનદાર ચીજ છે, જેમાં પાણીનું પ્રમાણ ઓછું છે. અચ્છા, ફણગાયેલું ખાવું છે તો મીઠાવાળા પાણીમાં એને સાફ કરીને પછી ખાઓ, તો એ ચિકાસ નીકળી જશે તો વાયુ નહીં કરે. હિંગનો પ્રયોગ કરો. હા, રાત્રે સુવાના ટાઈમે 5 ચમચી હિંગ, ચૂટકી હિંગ, આપણે વઘાર કરીએ છીએ એટલે હિંગ પાણી સાથે ફાંકી અને પી લેવી, તો વાયુ ના કરવા વાળા બેક્ટેરિયા હોય બધા ઓછા થઈ જશે. એટલે ખટાશ અને તીખાસ વધારે લેવું, ગરપણ બી ઓછું લેવું, કારણ કે ગરપણ બી જલ્દી સડી જાય અને એ વાયુ કરે. તો આ ખટાશ લેવાય? ખટાશ લઈ શકાય, ખટાશ થી વાયુ ન થાય. એટલે સડેલી ચીજો, વધારે પડતી પાકી ગયેલી ચીજો ન ખાવી, એ બધા વાયુ કરે. અને એનીમાં લઈને આંતરડા સાફ કરો અથવા મળ શુદ્ધિ અઠવાડિયામાં 1 વખત ઉપયોગ કરો તો પેટ ચોખ્ખું રહે. અને એકાદ દિવસ અઠવાડિયામાં ઉપવાસ બી કરવાનો રાખો. ઉપવાસ એટલે હું ત્રિફળા તો રોજ રાત્રે લઉં જ છું. હા, મળ શુદ્ધિ 3-4 દિવસે એકવાર લેવાની રાખો તો પેટ સાફ રહે. અને આવા વાયુ કરે એવી વસ્તુઓ, ચિકાસ થી બચવાનું. બરાબર છે. તો બીજું લિટલ મિલેટ, હા આપને બોલા લિટલ મિલેટ, તો લિટલ મિલેટ અનાજ એ કયું, એ શું? જેનો દાનો રાઈના દાના કરતા નાનો હોય આવા તમામ અનાજને લિટલ મિલેટ કહેવાય. એમાં તાંદરા, કોદરી, સામુ, મોળૈયો, રાજગરો, બંટી, રાગી, આ ગુજરાતમાં બધા થવા વાળા લિટલ મિલેટ છે. આપણા શાહીબાગ સેન્ટર અને ગાંધીનગર સેન્ટર ઉપર 5 પ્રકારના લિટલ મિલેટ ઉપલબ્ધ છે. એ તમે મગાવી શકો અને લઈ જઈ શકો આવીને. બરાબર? ઓકે, થેન્ક યુ સર. ઓકે, બીજા કોઈને કોઈ ક્વેશ્ચન? સમય બહુ કિંમતી હોય છે, કોઈ પૂછે તો સારું. સમય હવે 1 મિનિટ બાકી રહ્યો છે, 1 મિનિટથી ઓછો સમય. કોઈ વાંધો નહીં, બધાને પ્રશ્ન નથી તો મને એવું લાગે છે કે બધા હોશિયાર છે. આપણા ક્લાસની અંદર બધા હોશિયાર સ્ટુડન્ટો જ હોય છે, એટલે કોઈ ક્વેશ્ચન નથી કરતા. ચાવીને વનિતાબેન, ડોક્ટર વનિતાબેન, બોલો બેન, બહુ સમય ઓછો છે, અનમ્યુટ કરો. હા બોલો. હા સાહેબ, જલ્દી. નમસ્કાર સાહેબ. હવે એવું છે કે મારા એક રિલેટિવ બેન છે, એને જે લાળ ગ્રંથિ સુકાઈ ગઈ છે, બરાબર, અને એના રિપોર્ટ બી મારી પાસે છે, તો એનું કોઈ લાળ ગ્રંથિઓ ખરાબ થઈ ગઈ હોય તો એમને કહો ગ્રીન જ્યુસ અને રો ફૂડ ઉપર રહે
ગ્રીન જ્યુસ ખાવાનું રાખે, લીલા પાંદડાઓનો ઉપયોગ કરે અને રો ફૂડ ઉપર રહે અને લિટલ મિલેટ અચ્છા. દહીં સાથે ખાય એટલે લાળ ગ્રંથિઓ નવી બની જશે અને લાળ આવવાની ચાલુ થશે.